हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। तो आज अपना जो ये लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है एसएससी जेई सीरीज़ का। तो अभी हम इसको सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो अभी अपना सोम चल रहा है, सोम का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। इसके थ्रू आपका जो एसएससी का जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए टेंसाइल टेस्ट when a material is stressed beyond the elastic limit the tensile strain as compared to the stress। तो अब देखिए ये आपको आपको अगर इन टाइप इक्वेशन को समझने के लिए आपको क्या है, एक ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ओके, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट मान लेते हैं यहाँ पर, ये इलास्टिक, ये यहाँ पर इलास्टिक लिमिट मान लेते हैं। ये लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, ये अपर यील्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जब बोल रहा है जब ये जो मटेरियल है, अब इलास्टिक लिमिट, ये मेरा था इलास्टिक लिमिट, हम इसके बियॉन्ड अगर हम इसको ले गए तो ये कहाँ पहुँच गया, ये यानी कि यील्ड जोन में पहुँच चुका है। अब जब कोई मटेरियल यील्ड तक पहुँच चुकी है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद में है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ से वो क्या करता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज मोर क्विकली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए, इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड बी। ठीक है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन टेस्ट में की बात हो रही है और फ्रैक्चर किस में हो रहा है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसा है, ब्रिटल टाइप का मटेरियल है। ठीक है, ब्रिटल टाइप का मटेरियल है। अब जब हम क्या करेंगे, इसमें हम अब कंप्रेशन उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे इस ब्रिटल मटेरियल को, तो कंप्रेशन में तो क्या करेगा, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में फेल करेगा। ठीक है, एकदम इसके परपेंडिकुलर प्लेन में फेल करेगा। लेकिन जब इस कंप्रेशन के कारण जो शियर फेलियर होगा वो इसके ऑब्लिक प्लेन में होगा, यानी कि एक रिस्पॉन्स, यानी कि इस कंप्रेशन के कारण एक जो शियर में फेलियर हो रहा है वो इस ऑब्लिक प्लेन के कारण रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो उसके यहाँ पर ऑब्लिक प्लेन में भी फेल कर जाएगा उसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इन एक्सिस नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर इन द ऑब्लिक प्लेन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच इज कम इन टू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट बिगेन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस। ओके, अगर आपका वर्किंग स्ट्रेस कहीं अगर यील्ड स्ट्रेस के टर्म में बात कर रहा हो तो बोल देगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में यील्ड स्ट्रेस। तो दोनों केस में आंसर सही हो जाएगा। आप अब देखिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बीम। ठीक है, अब जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है बीम में, क्या वो इंडिपेंडेंट होता है शियर फोर्स से, क्या वो इंडिपेंडेंट होता है बेंडिंग मोमेंट से, सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, अब जब भी बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की, वो स्ट्रेन एनर्जी किन किन चीज़ों के लिए वैलिड है होता है, वो आपके शियर फोर्स के लिए भी वैलिड है, वो बेंडिंग मोमेंट के लिए वैलिड है, वो टोर्जन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वैलिड है। उसके लिए जैसे ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रेन एनर्जी टू एक्सियल फोर्स, यानी कि ये शियर फोर्स के कारण जो भी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी बॉडी में वो होता है पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2 AE। ठीक है, ए इसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी माना जाएगा। ठीक है, इस केस में, किस केस में, एक्सियल फोर्स में। और इसके EI, इसकी ये बेंडिंग मोमेंट के केस में EI को इसका फ्लेक्सर रिजिडिटी माना जाएगा। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट के लिए भी वैलिड हो गया और टोर्जन के लिए भी वैलिड होता है। और जीजे इसकी, इस केस में जीजे होगा। और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर शियर फोर्स, और शियर फोर्स के लिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन में AG। ठीक है, ये शियर, ये इसको दोनों को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट कर रखा है। देखिए यहाँ पर एक्सियल फोर्स के लिए इसने डायरेक्टली ये, अगर यहाँ पर पी लोड लग रहा है तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो इसको ये इसने इसको अलग मान लिया। ठीक है, पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2 AE। और यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू स्टोर शियर फोर्स के लिए इसने अलग से मान रखा है 2 AG, और इसका फ्लेक्सर रिजिडिटी माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी डिपेंडेंट है और सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये दो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर डी पुट कर सकते हैं। ओके, देखिए, व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होगा
जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है यानी कि जो अपना शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन ठीक है यहाँ बता देते हैं। तो सिग्मा मैक्सिमम माइनस का सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अपने को पता है टो मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर अगर अपना अगर केवल सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या पुट कर लेंगे, इसको सिग्मा मैक्सिमम को सिग्मा 1/2 मान लेंगे, तो ऐसा कुछ मान लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, अब पूछा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, जो नॉर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, अब हमको पता है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं वो चीज़, ये नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा, ये हो जाएगा 2 इंटू में टो मैक्सिमम के, ओके, ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। अब देखिए, इन ए कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल टेम्परेचर राइज विद एंड कंस्टेंट टू रिमेन टुगेदर, द कंपोनेंट हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल एक्सपीरियंस। तो ठीक है, इसके लिए जब मैंने जो सोम के पहले लेक्चर थे करवा रखे हैं, उसमें भी मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है आपको। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है और अल्फ़ा बड़ा हो, ठीक है, तो वो हमेशा कंप्रेशन में रहेगा, ठीक है। अब इससे आप सारी चीज़ निकाल सकते हैं। टेम्परेचर राइज के 2 केस होंगे और टेम्परेचर फॉल के 2 केस होंगे। तो टेम्परेचर राइज में अल्फ़ा बड़ा है, ये कंप्रेशन, तो एक बार में आप क्या कर दीजिए, अल्फ़ा छोटा हो जाएगा, वो टेंशन में चला जाएगा, समझ आ रहा है। और टेम्परेचर लोअर के केस है, अल्फ़ा बड़ा है, पहले वाले में कंप्रेशन था, तो इसका बस उल्टा यहाँ कर देना है, यहाँ टेंशन। ये टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है उस केस की बात हो रही है अब। और अल्फ़ा जिसका यहाँ कम होगा वो किस में चला जाएगा, इसके उल्टा टेंशन, यहाँ टेंशन था, यहाँ चला जाएगा कंप्रेशन में। यानी कि आपको एक चीज़ याद है, वो कोई सी आप याद रख सकते हैं उसमें से, तो आप सारे निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए, इन ए कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू ए टेम्परेचर राइज विद एंड कंस्टेंट और मतलब रिमेन टुगेदर, द कंपोनेंट हैविंग द लोअर वैल्यू, अब लोअर वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल एक्सपीरियंस क्या करेगा। अब देखिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो तो कंप्रेशन है, और जिसकी वैल्यू कम रहेगी अल्फ़ा की, वो क्या होगा, टेंशन। तो टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो क्या है, वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ए मटेरियल सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, कब बोलेंगे इसको इलास्टिक, इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ये ऑप्शन सही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बता रहेगा बाकी ऑप्शन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी रिलेवेंट आप जो सबसे रिलेवेंट रहेगा वो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है, पार्शियली, ये बोला पार्शियली नहीं, ये यहाँ ये चीज़ गलत बोल दी इसने, इट डज़ नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो अपना सबसे सही रिलेवेंट जो आंसर है वो क्या है, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शनल ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, बी को ब्रॉन्ज, सी से कॉपर को डिनोट किया, इक्वल लेंथ इक्वल है जिसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है, दे रिस्पेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू पी लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हुए दोनों में वो ये है। इफ़ पी बी एंड पी सी आर द लोड शेयर बाय देम, अगर पी बी और पी सी जो है वो लोड शेयर, इन दोनों के द्वारा जो लोड शेयर किया जा रहा है वो इतना है, तो अपने को बताने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब हमको पता है कि एक क्या है, एक ब्रॉन्ज है, ठीक है, एक अपने पास क्या है, कॉपर है, इसको हम ब्रॉन्ज मान लेते हैं और ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पी लोड लगा हुआ है, हम जब पी लोड लगाएंगे तो इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं ताकि अपने को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये से सपोर्ट से अटैच्ड है, ये ब्रॉन्ज है, ये है जाएगा कॉपर। अब जब हमको पता है, जब यहाँ से हम ऐसे पी लोड लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट में पी बी और पी सी, और ये इसके अपोजिट में यहाँ लोड लगेगा एक पी बी और पी सी, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लगेंगे ताकि इसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब हमको पता है कि ये अब इस वाले से इस वाले रिलेशन से अपने को, इस वाले डायग्राम से अपने को ये पता लग रहा है यहाँ पर कि P जो है वो है पी बी प्लस का पी सी, ठीक है, क्योंकि जो शेयर किराया ये देखो यहाँ पर दे रखा है दोनों की वैल्यू, जो लोड इन दोनों के बाद शेयर किया गया है कितना है, वो पी बी और पी सी है,
ये देखो पी बी इसके द्वारा और पी सी इसके द्वारा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो बी तो ऑप्शन अपना सही हो गया, ठीक है। अब हमको पता होता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, लोड बाई एरिया। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें पी बी की, ये पी बी मान लेते हैं, तो सिग्मा इंटू में ए हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा इंटू में ए, यहाँ भी सिग्मा इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम बी की तो बी यहाँ बी कर दो, यहाँ बी कर दो, यानी कि ये देखिए ये भी इक्वेशन ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, ये वाली भी सिंपली वैल्यू पुट करते ही ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते ही लोड अपॉन में एरिया वाला। अब हमको एक बात और पता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। अब हमको पता है कि ये जो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, हम अगर स्ट्रेन को इक्वल कर दें, अगर हम दोनों के स्ट्रेन को इक्वल कर दें, जैसे तो एक्साइल सी बराबर हम कॉपर बराबर एक्साइल ब्रॉन्ज कर दें, तो क्या हो जाएगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बी अपॉन में ई बी, ठीक है। और ये ब्रॉन्ज के लिए ये हो जाएगी, और कॉपर के लिए क्या हो जाएगी, सिग्मा सी अपॉन में ई सी, ठीक है। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, तो ये इसके तीनों ऑप्शन, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम इसका आना चाहिए, ठीक है। जो पीबी और पीसी जो लोड शेयर कर रहा है, जिसके कारण ये पीबी और ये पीसी, और जिसके कारण इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने एक ये लोड लग जाएगा, और ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही सारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लोड ऑफ 1960 न्यूटन इज रेज्ड एट द एंड ऑफ द स्टील वायर, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट स्ट्रेस इन वायर डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो देखिए अब हमको पता है, ये तो कुछ नहीं है, बस आपको पता है एक फॉर्मूला, आपको एक ही याद है, सिग्मा बराबर लोड अपॉन में एरिया, ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना है ये डायमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो ये लोड बराबर क्या हो जाएगा आपका, लोड बराबर स्ट्रेस इंटू में एरिया। अब हमको पता है लोड की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1960 इजक्वल टू, और अपने को सिग्मा स्ट्रेस भी दे रखा है, 100 दे रखा है स्ट्रेस, और एरिया को अपने को डायमीटर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो π/4 इंटू में डी स्क्वायर, ताकि हमको डी की वैल्यू निकले। यहाँ से डी जब सॉल्व करेंगे तो डी बराबर 5 mm आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बार, ठीक है, L मीटर लॉन्ग है, हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सब्जेक्टेड टू द ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोन इन बार। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया है, P इंटू में डेल्टा है। अब जब कहीं भी इसने सेल्फ वेट की बात नहीं की, तो ये वाला फॉर्मूला WL अपॉन में 2A तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल, मतलब कुल मिला के टेंसाइल और W लगाया। तो अब हमको पता है कोई भी अगर ऐसे बीम, कोई भी ऐसे अगर वहाँ पर अपने को बार है, तो वहाँ पर P लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, तो उसके लिए इलॉन्गेशन PL अपॉन में AE होता है। इस केस में P को W लिख रखा है, तो WL अपॉन में AE कर देंगे, ओके। तो देखिए, तो 1/2 इंटू में P की जगह W कर दो, इंटू में WL अपॉन में AE, जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर जाएगा W² L अपॉन में 2AE, डी आंसर हो जाएगा इसका। When a load is transferred through one surface to another surface in contact, the stress is known as, आपको पता है कॉन्टैक्ट में की बात हो रही है तो shearing stress, ठीक है। अब देखिए, assuming the value of the maximum deviation of delta P and delta E to be 25%, the computed value of P and E respectively the minimum value of factor of safety is, हमको पता है कि एक बात की फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ज़्यादा होता है वो अल्टीमेट लोड, ठीक है, अपॉन में अलाउबल लोड, ठीक है, वर्किंग लोड या यील्ड लोड या यील्ड स्ट्रेस जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें से कोई भी टर्म आपको दे सकता है एग्जाम में। तो बेसिकली ऊपर जो है न्यूमिनेटर में जो है वो हमेशा अल्टीमेट लोड लेगा, डिनोमिनेटर में ऑलवेज ये तीनों में से कुछ भी दे सकता है। तो हाँ देखिए, अब बोल रहा है कि अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ डेल्टा P एंड डेल्टा E टू बी 25%। अब मान लेते हैं अल्टीमेट लोड है, उसका मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है। P तो अपने को लोड है, ठीक है। अगर हम उसका मैक्सिमम डेविएशन देखना चाहें तो P में हम डेल्टा P, ये इसका मैक्सिमम डेविएशन होगा,
अगर जो भी उसमें डेविएशन होगा अल्टीमेट में अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम बात करें अलाउबल में, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वो p माइनस का डेल्टा p मान लेते हैं, ठीक है, उस p माइनस का डेल्टा p, क्योंकि ये अल्टीमेट की बात कर रहा है तो इसमें एडिशन हो गया, और अलाउबल के लिए उसने क्या है, सेफर साइड में रहने के लिए वैल्यू जो जितना भी लोड है उससे कम ही लिया जाता है, इस वजह से माइनस हो गया। तो अपने को बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना है इसको, वैल्यू को, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो एक 1.25 p होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 p हो जाएगा। तो 1.25 डिवाइड बाई कितना 0.75, इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 1.67 आंसर, ठीक है। एसएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के हमेशा रिपीट हो सकते हैं, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है, वो स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है, तो वो हमेशा बल्क मॉडुलस होता है। क्या ऑप्शन में है बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, ठीक है, सॉरी, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि ये तीन ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सर्टेड प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, या तीनों सही है। तो देखते हैं, आपको पता है जो स्ट्रेन एनर्जी होती है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के लिए मैंने बता रखा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी U बराबर क्या होगा 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। ओके, अब देखिए हो गया वॉल्यूम, इसको आप मतलब इसको V से डिनोट कर दो, V से, ठीक है। तो ये हो गया U इक्वल टू 1/2 इंटू में सिग्मा इंटू में एक्साइल इंटू में V, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पता है कि जो बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस K की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा y सिग्मा z बाई 3 डिवाइड बाई एक्साइल v, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो हमको यहाँ से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एक वैल्यू हम अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं सिग्मा x, अगर मान लेते हैं सिग्मा x, तो अगर k की वैल्यू अगर ऐसे लिख दें कि सिग्मा x डिवाइड बाई एक्साइल v, तो हम ये भी एक बल्क मॉडुलस का ही फॉर्मूला, जैसे कि ऊपर अभी आया था सेम चीज़, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है k की, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा की जगह ये हम वैल्यू, सॉरी, एक्साइल की जगह हमको ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए कि यहाँ पर सिग्मा बाई k हो जाएगा, और सिग्मा एक सिग्मा यहाँ पहले से था, और एक हो के तो सिग्मा स्क्वायर v अपॉन में 2k, और ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अब देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, V है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर तो एक्सर्टेड प्रेशर है, हाँ, तो यहाँ पर एक इसको मान लिया स्क्वायर है सिग्मा एक, ठीक है, तो इसके टर्म में मान लिया, तो ये भी एक तरफ से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस है, हाँ, तो यहाँ भी एक आ रहा है बल्क मॉडुलस, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 2 bars are different material of the same size of the bar subjected to same tensile forces. If the bar having the elongation ratio 4:7, then the ratio of the moduli of elasticity of material. आपको पता है कि elongation का del 1 by del 2 दे रखा है, PL अपॉन में AE डिवाइड बाई PL अपॉन में AE, ठीक है। elongation का रेशियो दे रखा है ये इसने यहाँ पर कितना 4:7। मॉड्यूलर इलास्टिसिटी का अगर रेशियो पूछा है, तो आप एक बात बताओ, देखिए इस डेल्टा का एक डेल्टा का इसके साथ ई के साथ कैसा रिलेशन है, आपको ये देखना है कि रेसिप्रोकल रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन है। तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यहाँ पर है, ठीक है। तो del 1 बाई del 2 अगर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, तो आपको पता है कि ये जो नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली आप इसका डायरेक्टली बिना देखे बिना सॉल्व किए इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो 7:4। तो 7:4 इस पूरे ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसको चाहे तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करके अगर क्लियरिटी नहीं आ रही तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जब भी आपको एक ही चीज़ चेक करनी है, अगर डेल्टा का किसी के साथ भी पूछ ले, अगर लोडिंग के साथ पूछता तो सेम का सेम ये आंसर हो जाता,
4:7। लेंथ के साथ पूछता वेरिएशन तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर एरिया के साथ या मॉलिक्यूलर इलास्टिसिटी के साथ पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं उस चीज़ को, मेलेबिलिटी। तो इन तीनों में ही नहीं दे रखा वो, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसको हम मेलेबिलिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी। अगर हम दोनों को हीट करें तो कॉपर बार में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो आंसर है, सॉरी, द इफ़ द कंपोजिट बार स्टील और कॉपर हीटेड देन कॉपर बार विल बी अंडर, तो अंडर, देखिए कॉपर का जो, अब यही देखना है, वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या ट्रिक है वो, टेम्परेचर राइज का केस है, ठीक है, अल्फ़ा बड़ा है, वो हो जाएगा कंप्रेशन में। अब कॉपर का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, क्या वो आपको इतना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही पता होना चाहिए कि कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन स्टील से ज़्यादा होता है, कम होता है, ठीक है। तो जो कॉपर का, जो स्टील का थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है 12 × में 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टील का होता है, ठीक है। और जो कॉपर के लिए जो होता है वो होता है 16 × में 10⁻⁶ डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे कॉपर का ज़्यादा है, ठीक है, अल्फ़ा ज़्यादा है कॉपर का, तो वो कंप्रेशन में चला जाएगा। तो कंप्रेशन तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो आंसर तो इसका डी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। अब देखिए अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक पेज ऐड कर देते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली रेक्टेंगुलर बार, इसकी विड्थ दे रखी है अपने को, बी डेप्थ डी है और लेंथ एल है, जो कि एक आइसोलेटेड लोड डब्ल्यू मिड में कैरी कर रहा है, और वही उसी बार में एक्सपीरियंस, वो बार अगर एक्सपीरियंस करे एक्सटेंशन ई का अंडर द सेम टेंसाइल लोड, यानी कि टेंसाइल लोड के कारण कोई एक्सटेंशन ई हो रहा है उसमें, और वो जो है उसका PL में यही होगा, ये तो बात अपने को पता है, अगर एक्सटेंशन हो रहा है बार में तो रेशियो पूछा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू इलोंगेशन। तो पहली बात तो ये कि हमको पता है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, डब्ल्यू लोड के कारण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नहीं ये, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है बीच में, पॉइंट लोड लगा हुआ है बीच में, बस वो है। तो इसके लिए जो आपको डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास WL³ 48EI। जब हम अभी चलेंगे डिफ्लेक्शन और वाले चैप्टर में, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अभी एक बार बस ये समझ लीजिए, जिनको नहीं पता, कि इसके लिए जो डिफ्लेक्शन, यहाँ जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आता है वो WL³ 48EI, और यहाँ जो रोटेशन आता है इसके डिफ्लेक्शन के कारण एक थीटा जनरेट होता है, वो होता है WL² 16EI, ओके, ठीक है। ये बेसिक जान, इसका भी यूज आने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में, अपने को ये यूज़ करना है, ठीक है। और बार जो है वो टेंसाइल लोड भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण E = PL में AE हो गया। तो अपने पास ये दो अभी जानकारी है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको किसका पूछा है, रेशियो पूछा है अपने को, किसका रेशियो पूछा है यहाँ पर, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू इलोंगेशन का। तो डिफ्लेक्शन ये है, इलोंगेशन ये है, तो WL³ 48EI डिवाइड बाई P को आप W से डिनोट कर दो, ठीक है, WL डिवाइड बाई AE, ठीक है, ओके। अब देखिए AE, तो यहाँ पर हम WL³ डिवाइड बाई 48, E का E रख दो, इंटू में I होता है BD³ में 12, BD³ इंटू में यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है, BD³ में 12, और ये WL AE ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो A अपने को पता है, इस वाले केस में रेक्टेंगुलर है तो B इंटू में D होगा, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर बार नहीं दे रखा, सर्कुलर रहता है तो π/4 इंटू में D² यूज़ करते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगुलर बार की बात कर रहा है तो B इंटू में D लेंगे ही, तो B इंटू में D, ठीक है, B इंटू में D ऊपर आ गया, इंटू में E, और नीचे रह जाएगा ये WL। बस इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक L से, ये
एक एल से, सॉरी इस वो एक एल से ये कट गए, एल स्क्वायर आ गया, डब्ल्यू से ये डब्ल्यू कट जाएगा, ठीक है। और 12 4 बार में कटेगा, ई से ई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ ये बी डी, बी से तो बी कट गया, और ये डी रह गया, यहाँ पर क्या क्या रह गया देख लेते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर रह गया, ये डी से ये वाला भी कट जाएगा, ये यानी कि ऊपर एल स्क्वायर नीचे डी स्क्वायर, ठीक है। और इधर 4 बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसा दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है L/2D, L/3D, L/D। तो अपने को पता है अगर हम इसको स्क्वायर को बाहर रख दें, ठीक है, तो L/2D यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी अंदर वाली देख लो, L²/4D², और ये अपने पास सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आगे जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में देखते हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ अच्छी तरह से चलती रहे। एसएससी के लिए जितना भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल में जो नॉन टेक, अगर कोई किसी का वीक है, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसका नॉन टेक आ रहा है तो उसकी भी तैयारी हमारे सर हैं सुनील सर, वो करवा रहे हैं, तो आप उनका भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।